सभी के लिए एक सवाल है और बहुत अच्छा है। आप मुझे बताएंगे कि जिम कॉर्बेट या फिर हेली नेशनल पार्क ये किस राज्य के अंदर है? दोबारा सुनिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये किस राज्य के अंदर है? ऑप्शन हो जाएंगे सिक्किम, उत्तर प्रदेश या बिहार या उत्तराखंड। इस सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। अब मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ में विस्तार भी बताऊंगा, इससे कि आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन उस क्वेश्चन से संबंधित नहीं रहना चाहिएगा। तो चलिएगा वीडियो शुरू करते हैं और पूरी वीडियो को देखिएगा यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो, क्योंकि आपको जब आप अंत तक इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सच में यहाँ तो बहुत कुछ नॉलेज आपको सीखने को मिलती है। तो चलिएगा वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, बिना लाइक हुए इस वीडियो को सर नहीं जाना है, अपना कमेंट आप जरूर छोड़ के जाना, बिकॉज पढ़ने के टाइम पर काफी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी हमको मिलती है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब इमिरेट्स यानी कि संयुक्त राज्य अमीरात के अंदर गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो इस सवाल के जवाब में मैं ऑप्शन आपको देता हूं, सनी देओल या फिर संजय दत्त या फिर अक्षय कुमार। तो इसमें से आप सभी को समझ में लेना चाहिए कि ये जो गोल्डन वीजा होता है सबसे पहले वो क्या होता है, किन किन को मिलता है, और फिर बात करेंगे हम यूएई के बारे में कि यूएई से संबंधित किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि सर गोल्डन वीजा क्या होता है? देखिएगा, यूएई के अंदर मैं खुद वहां जा चुका हूं तो इसलिए मैंने बहुत कुछ देखा हुआ है। ये यूएई की राजधानी होती है अबू धाबी, एंड यूएई के अंदर अगर कोई बिजनेसमैन वहां पर बिजनेस करना चाहता है या फिर कोई डॉक्टर वहां पर रहना चाहता है तो वहां पर नागरिकता देने के लिए एक टेम्पररी नागरिकता यानी कि टेम्पररी निवास रेजिडेंस देने के लिए आपको 10 साल की अवधि के लिए गोल्डन वीजा प्रदान किया जाता है। लेकिन ये ऐसा पहली बार हुआ है क्या? 16-17 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है, यानी कि पहले कभी एक्टर को कभी किसी को गोल्डन वीजा की जो है नहीं दिया गया है। ये पहली बार हुआ है कि भारतीय एक्टर संजय दत्त को यूएई ने गोल्डन वीजा प्रदान किया गया, यानी उनको बोला गया है कि आप 10 साल तक हमारे यूएई के अंदर रह सकते हैं। अब एक और समझ में आएगा कि सर फिर जो जीआई टैग मिलता है, तो जैसे टेरिकोटा, आपको पता है कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं गोरखपुर के, तो गोरखपुर को टेरिकोटा का जीआई टैग मिला है। तो जीआई टैग की जो अवधि होती है वो 10 साल के लिए होती है। अब एक और सवाल होगा कि सर जो पेटेंट, अगर किसी भी दवा को, किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को अगर कोई पेटेंट मिलता है तो वो पेटेंट की अवधि उस चीज के लिए कितने साल तक वैलिड होती है, यानी उसके सिवाय और उसे कोई नहीं बना सकता। तो पेटेंट जो होता है वो 20 साल के लिए होता है, जीआई टैग 10 साल के लिए होता है, और यहां पर जो गोल्डन वीजा मिला है उसकी भी अवधि 10 साल के लिए है। अब समझिएगा यूएई के बारे में, ये पहली बार एक्टर को इनको मिला है। अब सर यूएई से और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? तो यूएई ने मंगल पर एक मिशन भेजा था और उस मिशन का नाम था होप मिशन। क्या था बताओ, क्या था उस मिशन का नाम? होप मिशन था। एक और बताता हूं, देखो यूएई, आपको पता होगा राफेल जो विमान आए थे, 5 राफेल विमान आए थे सबसे पहले फ्रांस से, और वो फ्रांस से सबसे पहला जो स्टॉपेज लिया था उन 5 लड़ाकू जहाजों ने, वो यूएई के अंदर ही लिया था। तो इस तरह से आप एक दूसरे क्वेश्चंस को कनेक्ट करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा जानकारी मिलेगी। और इसी में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आईपीएल का जो 13वें नंबर का जो सीजन हुआ था ना, वो भी यूएई के अंदर हुआ था, और 13वें नंबर का जो सीजन हुआ था आईपीएल का, पूछो बताओ उसका स्पॉन्सर किसने किया था? तो वो टीम जो है स्पॉन्सर किया था ड्रीम 11 ने। किसने किया था? ड्रीम 11 ने। देखिएगा, टीम 11 उत्तर प्रदेश की कोविड पर कंट्रोल करने के लिए एक टीम बनाई गई थी, ठीक है, योगी बाबा ने। तो अब उसकी भी जगह पर क्या टीम 9 हो गई है, लेकिन ड्रीम 11 एक स्पॉन्सर किया था आईपीएल को, और ये जो है 13वें नंबर के आईपीएल को जो किया था, जो यूएई के अंदर हुआ था। अब बात करते हैं जो 14वें नंबर का जो आईपीएल हुआ था, वो सबसे पहला जो मैच खेला गया था वो कहां पर खेला गया था बताओ? तो वो चेन्नई के अंदर खेला गया था। और अब आज की ही खबर है, और ऐसा बताया गया है कि जो बाकी जो रिमेनिंग जो मैचेस बचे हुए हैं वो भी यूएई के अंदर ही होंगे। और अब जो 2021 में जो आईपीएल हो रहा है वो 14वें नंबर का हो रहा है। सवाल ये कि इसका स्पॉन्सर फिर किसने किया है? तो ये वीवो ने किया है। सर जी, इससे पहले भी कई बार वीवो जो है वो स्पॉन्सर कर चुका आईपीएल को, लेकिन 13वें नंबर पर क्यों नहीं किया था? क्योंकि उस टाइम पर आपको बताओ गलवान घाटी में
चीन ने हमारे भारत के लड़ाकू देश के जो सैनिक थे उनके साथ में गलवान घाटी में क्या क्या विवाद हुआ था, तो उस विवाद को लेकर के फिर जो स्पॉन्सर किया जाता है उसको उस टाइम पर जो है वो निरस्त कर दिया गया था, जबकि वीवो जो होता है वो काफी ज्यादा पैसा देता है स्पॉन्सर करने के लिए। ठीक, तो अब आपको समझ में आएगा कि होप मिशन यूएई ने लॉन्च किया था। एक और है होप पोर्टल, ये किसने जारी किया था? ये उसी ने किया था जिसके अंदर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, यानी कि उत्तराखंड। तो होप पोर्टल जारी किया था उत्तराखंड ने, और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, और बाकी मैंने आपको सारी चीजें बता रखी हैं। तो जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं इस यूए के बारे में। देखिए यूए ने गोल्डन वीजा 10 साल के लिए संजय दत्त जो एक्टर हैं इनको प्रदान किया है। और एक्टर से ही मुझे एक और बात याद आ गई, आपको पता होगा मनोज बाजपेयी जो मेरे सबसे फेवरेट एक्टर हैं, और रियलिटी में यार सच में वो बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो बात करते हैं मनोज बाजपेयी और धनुष, यानी मनोज बाजपेयी और धनुष को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंदर इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड इनको मिला था। तो मनोज बाजपेयी सच में एक बहुत बड़े एक्टर हैं। तो यूएई के बारे में याद रखना, होप मिशन उसने लॉन्च किया था, होप पोर्टल ये उत्तराखंड ने जारी किया था। तो यूएई के बारे में सारी चीजें, उसकी जो राजधानी वो अबू धाबी है, गोल्डन वीजा जो होता है वो बिजनेसमैन, डॉक्टर्स और पहली बार ये एक्टर को दिया गया है, तो वो वहां पर जो है वो रह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे सवाल जो मैंने आपके साथ। अच्छा, एक सवाल और मेरे ध्यान में आ रहा है, वो मैं आपसे पूछ लेता हूं कि आपको पता है कि अमेरिका के अंदर नीरा टंडन, कमला हैरिस, ये कौन कौन है? या फिर भव्या लाल, आपको पता है? देखो भव्या लाल बहुत अच्छी है। देखो भव्या लाल जो है वो नासा की जो है कार्यवाहक बनी हुई है, यानी नासा की जो एक तरह से हेड बना दी है भव्या लाल। इतना भव्य काम कर रहे हैं नासा, एक एजेंसी समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो अब भव्या लाल को क्या किया गया है कि नासा की एजेंसी का कार्यवाहक जो है उनको बनाया गया है। अब एक और होता है नीरा टंडन, कौन है सर? तो व्हाइट हाउस के अंदर वरिष्ठ सलाहकार के पद पर इनको जो है वो तैनात किया गया है, नीरा टंडन। बात करते हैं कमला हैरिस यानी कमला भुआ, तो याद रखिए ये अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, और ये कौन से नंबर की है बताओ? 49 नंबर की। एक बार मैं दोबारा रिपीट करा देता हूं, इन सबको आपको याद करना है। देखो भव्या लाल कौन है? नासा की हेड बन गई है। एक है नीरा टंडन, कौन है? ये व्हाइट हाउस के अंदर मुख्य सलाहकार बन गई हैं। कमला हैरिस कौन है? तो भुआ जी हैं। तो फूफा जी कौन है? ये आपको मुझे बता। अब मैं आपको कुछ घटनाएं आपको बताता हूं स्टैटिक का, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा हिस्ट्री का। देखिएगा, पूछा जाए कि रोल एक्ट एक्ट कब आया था, तो ये रोल एक्ट एक्ट आया था 1919 के अंदर, और इसको काला कानून कहा गया था। बात करते हैं 1920 के अंदर असहयोग आंदोलन आया था। बात करते हैं चोरा चोरी कांड, 5 फरवरी 1922 को यह घटना हुई थी। बात करते हैं कि 9 अगस्त 1942 को कौन सी घटना हुई थी, तो वो हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन, यानी क्विट इंडिया मूवमेंट। ये आपको जो है इन सभी घटनाओं को एक बार दोबारा रिवीजन करवा देता हूं। यानी रोल एक्ट कब आया था? ये 1919 के अंदर, और 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर के अंदर हुआ था ये घटना। ठीक है, तो रोल एक्ट 1919 के अंदर आया था, 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, 5 फरवरी 1922 के अंदर ये चोरा चोरी कांड हुआ था। अब बात करते हैं आगे कि 9 अगस्त 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन की घटना को अंजाम दिया गया था। तो इन सभी घटनाओं को आप भी याद रखें, सीक्वेंस से मेहनत लगता है याद करने में, लेकिन हो जाएगा। एक सवाल है आपसे, अगर आपसे एक सवाल पूछ लिया जाए कि 100वीं स्मार्ट सिटी कौन सी है, आपको पता है कि 100वीं स्मार्ट सिटी कौन सी है? तो ये देखो याद रखना, वो है शिलांग। क्या है? शिलांग। अब थोड़ा अगर आप परमिशन दें तो थोड़ा सा मैं मेघालय के बारे में, आपको क्वेश्चन आ गया तो बता ही देता हूं। देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग, और शिलांग जो है वो 100वीं स्मार्ट सिटी थी। पहला मेरा सवाल है आपसे, वो आपसे मैं करूंगा कि पहली स्मार्ट सिटी कौन सी थी? 100वें नंबर की जो स्मार्ट सिटी है वो शिलांग है, जो मेघालय की राजधानी है। अब सर मेघालय का राजनीति का जो थोड़ा सा ढांचा है उसके बारे में बता दीजिएगा। देखिए, अगर आपको लोकसभा की सीटें पूछी जाए मेघालय के अंदर तो वो 2 हैं, और राज्यसभा की सिर्फ 1 है। अगर जिलों के बारे में पूछा जाए तो 11 जिले आते हैं मेघालय के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए कि विधानसभा की सीट कितनी है तो वो 60 है। ठीक है, तो 2 लोकसभा की, 1 राज्यसभा की, 60 वहां पर जो विधानसभा की सीटें, 11 वहां पर जिले हैं। सर जी ये मेघालय था ये कब बना था? ये 1972 के अंदर असम से अलग होकर के बना था। असम यानी वही असम, याद रखना, काजीरंगा नेशनल पार्क, एक सींग वाला गैंडा, ये असम के अंदर पाया जाता है। और 1972 के अंदर मेघालय जो था वो असम से अलग होकर इसको बना दिया गया था। अब गुरुजी ये मेघालय तो बन गया, लेकिन सर इसके बारे में एक चीज और आप हमको बताइएगा, और वो चीज ये कि सर इसके जो गवर्नर है वो कौन है? तो वो है सत्यपाल मलिक। कौन है जल्दी बताओ? वो है सत्यपाल मलिक। बात करते हैं इसके मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है कॉनरेड संगमा। दोबारा बोलो,
कॉनरेड संगमा। देखिएगा कॉनरेड जो संगमा है, इनकी जो पार्टी है वो है एनपीपी। क्या कौन सी पार्टी है? एनपीपी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल पीपुल्स पार्टी। सर जी ये कब बनी थी? ये 2013 के अंदर बनी थी। कब बनी थी? 2013 के अंदर बनी थी। तो कॉनरेड संगमा वहां पर इनके मुख्यमंत्री हैं। अब आपका एक सवाल रहा होगा कि सर एनपीपी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं वो कॉनरेड संगमा है। तो सर एनपीपी पार्टी यानी नेशनल पीपुल्स पार्टी 2013 के अंदर बनी थी, तो सर इसके संस्थापक कौन थे, यानी जिन्होंने इस पार्टी को बनाया था? उनका नाम था पीए संगमा। और याद रखना पीए संगमा कोई कॉमन पर्सन नहीं थे, बहुत बड़ी हस्ती थे। मैं आपको ऐसे रिलेट कराता हूं, देखिएगा पीए संगमा लोकसभा के स्पीकर रह चुके, कितनी बड़ी बात हो गई। और पीए संगमा याद रखना मेघालय के भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और इससे भी बड़ी बात कि पीए संगमा जो है राष्ट्रपति का भी चुनाव लड़ चुके हैं। किनके खिलाफ? प्रणब मुखर्जी के खिलाफ इन्होंने पीए संगमा ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। लेकिन वहां पर जो प्रणब मुखर्जी साहब थे दादा, वो जीत गए थे और पीए संगमा साहब हार गए थे। तो इनकी जो पार्टी थी वो एनपीपी इन्होंने ही बनाई थी 2013 के अंदर। तो मुझे लगता है मेघालय के बारे में ऑलमोस्ट चीजें आपको याद हो गई होंगी। अब इसके थोड़ा पशु पक्षी के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा मेघालय का जो पशु है वो लेपर्ड है। क्या है बोलो? मेघालय का जो पशु है वो क्या है? लेपर्ड है। अगर मैं बात करता हूं फूल के बारे में, तो फूल है लेडी स्लीपर, उसका नाम है लेडी स्लीपर, ये वहां का फूल है। गोवा का राजकीय फूल क्या था बताओ? जैस्मिन। कितना बढ़िया था यार। मेघालय के क्या है? लेडी स्लीपर। राजकीय जो पक्षी है वो कौन सा है? वो है मैना। क्या है बताओ? मैना। अगर पूछा जाए कि राजकीय पेड़ क्या है, तो उसका नाम है गमहर। ये पेड़ बहुत अच्छा है, आपकी जो गम है, आपकी जो टेंशन है, उनको जो है वो हर लेता है। तो मेघालय की बात हो रही है तो मुझे एक चीज और याद आ गई, और ये तो क्यों नहीं याद आएगी, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिएगा अरुंधति रॉय, आपने खूब नाम सुना होगा। इनका जन्म शिलोंग में ही हुआ था, यानी मेघालय की जो राजधानी है ना, उसके शिलोंग के अंदर अरुंधति रॉय का जन्म हुआ था। मेरा सवाल, अरुंधति की 3 पुस्तकें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, उनके बारे में थोड़ा बताइएगा। देखिएगा सबसे पहली वो है जो मैन बुकर अवार्ड उनको मिला था, मैन बुकर पुरस्कार उस किताब को मिला था, और उस किताब का नाम था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। क्या नाम था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इस बुक के लिए उनको मैन बुकर प्राइज मिला था। किसको? अरुंधति रॉय, जो शिलोंग की रहने वाली। एक दूसरी किताब थी इनकी द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये भी काफी प्रचलित जो है इनकी पुस्तक थी। एक और थी आजादी। क्या था? हमको चाहिए आजादी। आपको पता है जब आप जम्मू कश्मीर कुंडल वन, आपको पता होगा जब बौद्ध जी की जो चौथी संगति हुई थी ना, वो कनिष्क कुंडल वन के अंदर ही हुई थी। आपको मैंने बता दिया। तो चलो मैं बौद्ध जी के बारे में एक सवाल में सारे फैक्ट को भी आपको बौद्ध जी के बारे में पूरा बता दूंगा, वहां से कोई सवाल नहीं जाएगा। इसके बाद थोड़ा जियोग्राफी तो रह गया। देखिएगा मेघालय के जो आसपास जो राज्य हैं वो एक तो असम है, क्योंकि भैया जी असम से ही अलग हुआ था, तो असम तो पक्का चिपकेगा ही, ठीक है। और एक है पश्चिम बंगाल दीदी, तो दोनों को ही आप याद रखना। एक तो असम है और एक है पश्चिम बंगाल, इन दोनों को आप याद रखेंगे। ये दोनों हमारे देश के राज्य हैं। और लेकिन एक देश है इंटरनेशनल जो बाउंड्री शेयर करता है मेघालय के अंदर, और उस देश का नाम है बांग्लादेश। किसका नाम है? बांग्लादेश उस देश का नाम है। अब मेरा एक सवाल है, आपका एक सवाल रहा होगा, सर जी एक बार जल्दी से इन सबको एक बार रिवीजन करवा दीजिएगा मेघालय के बारे में। तो मेरा सवाल स्टार्ट हुआ था कि सौमी स्मार्ट सिटी शिलोंग है, और शिलोंग के ही अंदर अरुंधति रॉय का जन्म हुआ था। अरुंधति रॉय की 3 पुस्तक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इनके लिए उसे मैन बुकर प्राइज मिला था। दूसरी है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, और तीसरी है आजादी। ये 3 बुक हैं अरुंधति रॉय की। अब यहाँ पर बात करते हैं कि सर जो मेघालय है उसके जो राज्यपाल हैं वो है सत्यपाल मलिक, मुख्यमंत्री हैं कॉनरेड संगमा। कौन है? कॉनरेड संगमा। अब बात करते हैं कॉनरेड संगमा है, इनकी जो पार्टी है वो है एनपीपी यानी नेशनल पीपल्स पार्टी, जो 2013 के अंदर पीए संगमा साहब के द्वारा बनाई गई थी। पीए संगमा साहब जो थे वो लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं मेघालय के। और बात करते हैं इन्होंने प्रणब मुखर्जी के खिलाफ इन्होंने राष्ट्रपति का भी चुनाव लड़ा था, मतलब एक बड़ी हस्ती है। ये बात तो आपको समझ में आगे होगी। अब एक और चीज थोड़ा याद रखिएगा, मेघालय की जो लोकसभा की सीट है वो है 2, राज्यसभा की 1 है। बात करते हैं यहाँ पर विधानसभा की है 60, जिले हैं 11, और ये जो राज्य बना था वो असम से कट करके, यानी असम से ही
जो है इसे बनाया गया था 1972 के अंदर। तो ये सारी जानकारी आप सभी को हल्की हल्की मेघालय के अंदर रहनी चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज और याद रखिए, जैसे पक्षी पूछ लिया तो मैना कहे ना, मैना उड़ तोता उड़, तो वो याद रखना मैना उड़ यानी पक्षी उड़ेगा। तो यहाँ का जो राजकीय पक्षी वो है मैना। लेपर्ड जो है वो वहाँ का पशु है। बात करते हैं इनका जो पेड़ है वो है गमहर, और फूल बात करते हैं तो वो लेडी स्लीपर है। तो इन सब चीजों को आप हल्का हल्का याद रखिए। ओके, राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति किस आर्टिकल में इनको दी गई है? तो उस आर्टिकल का जो आर्टिकल है वो है 123 आर्टिकल के अंदर राष्ट्रपति को अध्यादेश की जो शक्तियां उनको प्राप्त है। अब सर राज्यपाल जी को अध्यादेश की शक्तियां किस आर्टिकल में प्राप्त हैं? तो वो है 213। क्या है बोलो? 213। तो 123 तो होता है राष्ट्रपति के लिए अध्यादेश की शक्तियां, और 213 होता है वो राज्यपाल के लिए। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट का एक फैक्ट बताया था, एक बच्चा बोल रहा था सर एक बार दोबारा से रिकैप करवा दीजिएगा, उस फैक्ट को बड़ा ही अच्छा है। देखिएगा, अगर किसी भी, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट को, अगर वहां के न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाएगा, क्या किया जाएगा? नियुक्त किया जाएगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा। अगर हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट को, और वहां के जो न्यायाधीश हैं अगर वो त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो राष्ट्रपति को देंगे। लेकिन 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 अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उनको शपथ दिलानी है, तो बड़ा हाई कोर्ट है भैया, राज्यपाल जी तो निमंग होते हैं लेकिन राष्ट्रपति तो एक होता है, सुप्रीम कोर्ट भी एक होता है। तो इसलिए वहां के जो न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ दिलाने का काम सुप्रीम कोर्ट के वो राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन राज्यों में तो भाई राज्यपाल होंगे, हर जगह तो राष्ट्रपति आ नहीं सकते शपथ दिलाने का काम। चुन लिया उनको त्याग पत्र भी दे देंगे, लेकिन जो शपथ दिलाने का काम होता है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को, वो राज्यपाल जी करते हैं। आई होप इज दैट क्लियर। अब मैं आपसे 3 हस्तियों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं जल्दी से। देखिए, के सिवान के बारे में, हेमंत कुमार पांडे जी के बारे में, और सतीश रेड्डी साहब के बारे में। तो सबसे पहले के सिवान कौन है? तो के सिवान जो है वो इसरो के हेड हैं, और ये जो इसरो है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु के अंदर है। अब बात करते हैं कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 के अंदर इसरो जो है वो बना था। और याद रखना, जो सिवान साहब हैं, के सिवान, इनको वॉन कर्मन अवार्ड से इनको नवाजा गया था। और मैंने एक नाम लिया था हेमंत कुमार पांडे। देखिए, हेमंत कुमार पांडे ये DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर इनको अवार्ड मिला था। ये बहुत बड़ा अवार्ड होता है, सभी साइंटिस्टों में से एक को दिया जाता है। तो ये हेमंत कुमार पांडे साहब सच में आई सल्यूट हिम। तो इसलिए उनको साइंटिस्ट ऑफ द ईयर इनको जो है वो अवार्ड मिला था। अब बात करते हैं, मैंने एक और नाम लिया था सतीश रेड्डी साहब। सतीश रेड्डी साहब जो हैं वो DRDO के हेड हैं, और DRDO का जो हेडक्वार्टर है ये दिल्ली के अंदर है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1958 के अंदर हुई थी। हाल ही में चर्चा में रहा MB एक्सप्रेस पर्ल कार्गो शिप, ये जो जहाज था वो किस देश का था? एक बार दोबारा हूं, MB एक्सप्रेस पर्ल कार्गो शिप, ये जो जहाज था वो किस देश का था? देखिए, पूरी बात बताता हूं, ये जहाज की बात है, तो इसलिए इसमें, क्योंकि जहाज मैंने भी चलाया, तो इसलिए इस बात को काफी अच्छे से मैं रिलेट करके समझा सकता हूं। जब ये सवाल मेरे सामने आया था तो मुझे अच्छा लगा था, क्योंकि इसमें अपने एक्सपीरियंस को भी थोड़ा सा ऐड कर दिया जाएगा। सबसे पहले मैं इस टॉपिक पर थोड़ा सा बात करता हूं। देखिएगा, ये जो जहाज था ना सर, ये जहाज था, ये गुजरात से सिंगापुर जा रहा था। गुजरात में एक जगह हजीरा से सिंगापुर जा रहा था ये जहाज। अब ये जहाज जा रहा था, इस जहाज के साथ में और भी जहाज थे। ये क्या होता है? कार्गो वेसल्स होते हैं। कार्गो वेसल्स यानी कि इसमें कंटेनर्स में भी सामान होता है, वल्क कैरियर भी होते हैं। इनमें क्या होता है? ऐसे जहाज होते हैं जिनके अंदर खुला माल पड़ा रहता है। कंटेनर, जिनके अंदर कंटेनर, जैसे ट्रेन पर आपने कंटेनर देखा हो ना, मालगाड़ियों में होता है। एक होता है पैसेंजर शिप होते हैं, ऑफ शोर वेसल्स होते हैं, मेन फ्लीट वेसल्स होते हैं। तो ये मर्चेंट नेवी की पढ़ाई है, ये बहुत अलग होती है। इसलिए ये सवाल जो जुड़ा हुआ है, ये मर्चेंट नेवी के ही जहाज थे जिन्हें गुजरात से सिंगापुर के लिए जाना था। अब क्या हुआ, ये जब गुजरात से सिंगापुर जा रहे थे तो श्रीलंका के कोलंबो उस क्षेत्र के आसपास इस एक जहाज के अंदर, इसमें क्या है, कंटेनर के अंदर आग लग गई। और वो जो कंटेनर के अंदर आग लगी हुई है वो 7 दिन से लगातार इनके अंदर आग धधक रही है। अब कुछ कंटेनर्स को जो है वो पानी के अंदर उन्हें जो है फेंकना पड़ा ताकि वो बुझ जाए, आग बुझाई जा सके और जहाज को बचाया जा सके। सबसे पहला एक सवाल मैं आपके डाउट को क्लियर कर देता हूँ। यदि आप इस लाइन में जाते हो ना, अगर कोई पूछता है कि आपके जहाज में आग लगी, अब आप क्या करेंगे? देखिएगा, जब तक सिचुएशन कंट्रोल में होती है तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, इंटरनेशनल कॉल कर सकते हैं, अपने आसपास के देशों तक संपर्क कर सकते हैं, वहां की नेवी आपको बचाने के लिए आएगी। इससे कोई मतलब नहीं होता वो जहाज किस देश का है, आखिर में वहां के आसपास की नेवी को आपको बचाने आना ही पड़ेगा।
राइट तो इसलिए हमारे अच्छा अब सर इस देश की हेल्प करने के लिए हमारे देश ने फिर क्या किया? हमारे देश ने याद रखना 2 जहाजों को इसकी आग जो लगी हुई है कंटेनर्स में उसको बुझाने के लिए हमारे देश से ब्रज और वैभव नाम के शिप थे और इन शिप को जो है वो आग बुझाने के लिए जो है श्रीलंका के पास जहां पर ये समुद्र में जहां पर आग इनमें लगी हुई थी उस प्लेस पर इनको ब्रज और वैभव जहाज को भेजा गया ताकि ये जो आग लगी हुई है इसको बुझाया जा सके। तो ये एक फैक्ट था, तो इसलिए आप थोड़ा याद रखें कि एमबी एक्सप्रेस पर्ल कार्गो शिप जो था वो सिंगापुर का जहाज था। अब एक चीज और याद रखें, देखिएगा पहली बार जब मैंने व्हीलिंग स्टार्ट शुरू किया था, यानी कि जब मेरी पहली ज्वाइनिंग हुई थी ये यूएई से हुई थी सबसे पहली मेरी ज्वाइनिंग, और ये मेरा जो शिप था उसका नाम था ई फ्रांसिस। क्या नाम था उसका? ई फ्रांसिस उसका नाम था उस जहाज का। और मैं जिस कंपनी में सबसे पहली मेरी ज्वाइनिंग हुई थी वो थी मैक्सन मरीन, नाइजीरिया की शिपिंग कंपनी थी। तो इसलिए मैं यूएई के माध्यम से मेडागास्कर, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और यहाँ से मैं जो था वो नाइजीरिया जा रहा था। क्योंकि हिंद महासागर में किस देश ने तेल रिसाव होने की वजह से वहां पर आपातकाल लगा दिया गया था। तो आपको मैं एक चीज और याद दिला देता हूँ, देखिएगा ये वो जो देश था वो मॉरिशस था और मॉरिशस देश की राजधानी है पोर्ट लुइस। तो याद रखना मॉरिशस देश ने वहां पर क्या था, एक ऑयल टैंकर था उसमें रिसाव हो गया था, तो इसलिए बहुत ज्यादा तेल वहां पर फैल गया था, क्रूड ऑयल। एक और सवाल पूछते हैं कि सर जहाज कैसे तेल से चलता है? तो क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल होता है, जहाज के अंदर ही वो सिस्टम्स होते हैं, इंजन होता है जो उसे अच्छे तेल में कन्वर्ट करता है। फिलहाल तो मॉरिशस के अंदर आपातकाल लगाया था। और याद रखना मॉरिशस की जो सुप्रीम कोर्ट का जो भवन है वो भी भारत की मदद से ही बनाया गया था। जो कोलंबो पोर्ट सिटी है उसके भी निर्माण की जिम्मेदारी चीन ने ले ली है और उसे बोला है कि हम इसे बहुत बढ़िया जो है पोर्ट बना देंगे, लाइक यूएई का जैसा पोर्ट है वैसा हम बना देंगे। तो अब देखो चीन तो भाई खैर धोखेबाजी है ही। और इसमें भी याद रखना भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बैक्स युद्धाभ्यास होता है। क्या होता है? सिम्बैक्स युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच में होता है? तो वो भारत और सिंगापुर के बीच में। अगर आपसे पूछा जाए कि ओमान की राजधानी क्या है तो वो है मस्कट। पूछा जाए लेबनान की राजधानी क्या है तो वो है बैरूत। आपको पता ना उसमें भी जहाज में जो है धमाका हो गया था, उसके अंदर भी कौन सा पदार्थ रखा हुआ था, उस पदार्थ का आपको नाम बताना है। यूए की राजधानी क्या है बताओ? अबू धाबी। कतर की राजधानी क्या है? दोहा, जिसके अंदर 2022 का फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है। इज दैट क्लियर? और सऊदी अरब की क्या है? रियाद। क्या है बोलो? सऊदी अरब की रियाद। अगर इराक की पूछ ली जाए तो वो बगदाद है। तो इन सभी राजधानियों को आप याद रखें। एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूं, देखिएगा इराक की राजधानी है बगदाद, सऊदी अरब की रियाद, दोहा की है कतर जिसमें 2022 का फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है। और एक और चीज याद रखना, अगर मैं बात करूं लेबनान की राजधानी है बैरूत, और बात करते ओमान की है मस्कट, यूएई की है क्या बताओ? यूएई की अबू धाबी है। क्या है? अबू धाबी है। ये सारी राजधानी आपको हल्का हल्का याद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर वो कौन सा जिला है जिसके अंदर ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा रहा है? और उस जिले का नाम है कुशीनगर। क्या है? कुशीनगर। और हाँ मुझे थोड़ा याद आ गया, बुद्ध जी के बारे में मुझे सवाल बताने थे। तो कुशीनगर वो है जहां पर महापरिनिर्वाण की घटना हुई थी, यानी कि भगवान बुद्ध जी की जो निधन हुआ था कि 29 ईयर्स में जब भगवान बुद्ध जो थे 29 साल के थे, तो उन्होंने सबसे पहले अपने घर को जो है वो त्याग पत्र दे दिया था। और जब वो घर से त्याग पत्र दे दिया था तो सबसे पहले वो पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहां पर हुआ था? देखिए भगवान बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। जन्म इनका लुम्बिनी नेपाल के अंदर हुआ था। क्या ना 26 मई के अंदर बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई थी, यानी वैशाख पूर्णिमा भी हम उसे बोलते हैं, जो 26 मई को बनाई गई थी। और याद रखना जब ये 29 साल के उम्र में, सिद्धार्थ जो थे वो भगवान बुद्ध का ही नाम था, तो 29 साल की उम्र में जब ये घर से निकल गए थे तो उस टाइम पर पीपल के पेड़ के नीचे इन्होंने जो है वो ज्ञान प्राप्त किया था। और जो पीपल का पेड़ था वो निरंजना नदी के तट पर था। तो याद रखना भगवान बुद्ध ने निरंजना नदी के तट के जो किनारे पर पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो 29 साल की उम्र में जब वो घर से त्याग पत्र दे दिया तो इस घटना को क्या बोलते हैं? महाभिनिष्करण। क्या बोलते हैं? महाभिनिष्करण। सबसे पहले जो बौद्ध संगति हुई थी वो राजगृह में हुई थी, अजात शत्रु के टाइम पर। देखिए राजगृह, गृह यानी सबके घर में क्या होते हैं? शत्रु, कुछ ना कोई चाचा बाबा होता ही है। दूसरी हुई थी वैशाली के अंदर। अच्छा वैशाली यानी कि क्या होता है? काला शोक। ऐसे समझो वैशाली मतलब वैश्या, वैश्या मतलब काली होती, मतलब काले काम करती, तो वो काला शोक में हुई थी। याद ही तो करना है हमको। तीसरा है पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी। अब पाटलिपुत्र कैसा होना चाहिए? अशोक, यानी अशोक के टाइम पर
पाटलिपुत्र के अंदर तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। अब चौथी जो थी वो कनिष्क के टाइम पर हुई थी कुंडलवन के अंदर। कहां पर हुई थी? कनिष्क के टाइम पर कुंडलवन यानी कश्मीर के अंदर। एक बार मैं चारों को याद दिला दूं। सबसे पहले हुई थी राजगृह के अंदर, जिस टाइम पर जो शासक थे वो अजात शत्रु थे। दूसरी हुई थी वैशाली के अंदर, वैशाली यानी कालाशोक के टाइम पर। तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र के अंदर यानी कि अशोक के टाइम पर। चौथी हुई थी ये कुंडलवन के अंदर हुई थी, कनिष्क के शासन टाइम पर हुई थी। आपसे पूछा जाए कि चौथी बौद्ध संगति हुई थी उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, बताओ जल्दी से। जो अध्यक्ष थे वो थे वासुमित्र थे। क्या थे? वासुमित्र थे। और उपाध्यक्ष जो थे वो थे अश्वघोष। तो वासुमित्र तो हेड हो गए, अध्यक्ष हो गए, और अश्वघोष जो थे वो उपाध्यक्ष हो गए। अब मेरा एक लास्ट सवाल है कि बौद्ध धर्म के पूजा स्थलों को क्या बोला जाता है? तो ये बोला जाता है स्तूप। क्या बोलते हैं? स्तूप। सांची का स्तूप याद है ना, मैं वहां पर गया था, मैंने वहां स्तूप को देखा यार, बहुत बड़ा होता है, आप देखेंगे तो एकदम सरप्राइज रह जाएंगे सर। तो और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो इसलिए याद रखना कि भगवान जो बौद्ध से संबंधित जितने भी पूजा स्थल होते हैं उनको स्तूप बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतरिक्ष विज्ञान के जनक किसको बोला जाता है, तो वो बोला जाता है विक्रम साराभाई। और याद रखना ये इसरो के सबसे पहले चीफ थे। तो इसरो के पहले चीफ कौन थे? विक्रम साराभाई। और इनको अंतरिक्ष विज्ञान का जनक बोला जाता है। अब बात करते हैं परमाणु विज्ञान का जनक किनको बोला जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। क्या अगर आपसे एक परमाणु संयंत्र के बारे में पूछ लिया जाए कि काकरापार परमाणु संयंत्र ये कहां पर है, तो याद रखना ये ताप्ती नदी के किनारे पर है, यानी गुजरात के अंदर है। कहां पर है ये? ताप्ती नदी के किनारे गुजरात पर है। पूछा जाए कुडनकुलम और कलपक्कम, दोबारा सुनो, कुडनकुलम कलपक्कम परमाणु संयंत्र किस राज्य के अंदर है? ये है तमिलनाडु के अंदर। और तीसरा है नरोरा परमाणु संयंत्र है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां पर है बताओ? उत्तर प्रदेश। अरे वही उत्तर प्रदेश जिसके अंदर दुधवा नेशनल पार्क है। और बिहार के अंदर जो नेशनल पार्क है वो वाल्मीकि नेशनल पार्क है। गोवा के अंदर भगवान महावीर स्वामी नेशनल पार्क है। तो आप ये याद रखेंगे, नेत्रवाली वो सब आपको याद होगा। चलो फाइनली बहुत ज्यादा फिर हो जाएगा, अगली वीडियो के अंदर काफी अच्छे क्वेश्चंस का समावेश किया जाएगा। अब तक आपने जितना प्यार और सपोर्ट दिया उस सबके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इसी तरह से आप खुल्लम खुल्ला जो टेस्ट सीरीज जो चल रही है सीरीज, इसका मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। इस तरह की वीडियोस अगर आपको देखनी है और रिवीजन करना है, आपको भी मुझसे पहले बोलना है, तो वो प्लेलिस्ट आप एक बार देख लीजिएगा। चलेगा दोस्तों, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।